हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का सेकंड मेथड जो है इनकम मेथड इसको डिस्कस करेंगे। इनकम जो है दिस इज अ फैक्टर इनकम। ओके, अब इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था? वो था प्रोडक्ट मेथड। इकोनॉमी में टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हम उसके वैल्यू को ऐड करते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, उससे हमें इकोनॉमी की इनकम की नॉलेज हो जाती है। यहाँ पे क्या है, वो आउटपुट किसने प्रोड्यूस की? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की। तो जिस अमाउंट की उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है उसी के अकॉर्डिंग उनको उनकी पेमेंट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो ये जो इनकम है ये फैक्टर इनकम है ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर यूनिट्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको जो इनकम हो रही है ड्यूरिंग 1 ईयर, उन सब का समअप जो है हमारा इनकम मेथड में आता है। तो ये बेसिकली किसके बराबर होगा? जितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है। इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन 1000 करोड़ का हुआ है तो ये वैल्यू जो है ये इन लोगों की इनकम के बराबर है, उतना ही शेयर उन लोगों को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो यहाँ पे इनकम मेथड को हम समझते हैं। इनकम मेथड से क्या आता है हमारे पास? NDP-FC आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, GDP आप लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे NDP-FC आता है, डोमेस्टिक इनकम डायरेक्टली आता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डबल ई है, ये ध्यान रखेंगे। अगर एम्प्लॉयर है वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? इसमें वर्कर्स की इनकम आती है फ्रॉम वर्क। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में होती है? इन कैश, इन काइंड, देन सोशल सिक्योरिटी contribution by the employer, यहाँ पे employer है, and pension after retirement। ओके, ये सभी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला मेन कंपोनेंट जो है वो आ जाता है। जो पर्सन काम कर रहा है किसी के लिए उसको कैश में सैलरी मिलती है, काइंड लाइक उसको क्वार्टर मिला हुआ है वो काइंड हो गया, उसको गाड़ी मिली हुई है आने जाने के लिए ऑफिस, फोन मिला हुआ है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसको जो है प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी मेडिकल फंड जो है उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का नहीं होगा। एंड पेंशन, जब रिटायर हो जाएगा उसको जो गवर्नमेंट या जो उसका एम्प्लॉयर है उसको पेंशन दे रहा है। ये सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उस पर्सन के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए वर्क कर रहा है, उसके लिए उसको पे हो रहा है ये। तो आपने क्वेश्चन में क्या चेक करना है? हमें हमेशा मेन हेडिंग चेक करनी है, ये है या नहीं है। नहीं है तो इनमें से उसके पार्ट्स होंगे। जब आप इन सबको ऐड कर लोगे, जो भी है 1 2 3 4 जो भी है, जो नहीं है वो 0, उनको ऐड करोगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेकंड इज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। वेजेस का यहाँ चला गया काम वाला, वर्क वाला यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। 4 फैक्टर्स बताया था। लेबर वाला हिस्सा यहाँ वर्कर वाला कवर हो गया। लैंड का यूज होता है वो यहाँ पे आ गया, उसके लिए रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए मिल रहा है, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को उसके रिस्क के लिए मिल रहा है। तो ये चारों हमारी फैक्टर पेमेंट्स यहाँ पे आ गई। अब रेंट जो है, आप लैंड दे रहे हो, प्रोडक्शन यूनिट को रेंट रिसीव हो रहा है, उसकी बात हो रही है। रॉयल्टी, आप अपनी सब सॉइल फॉर माइनिंग
के लिए आपने दी है उसके लिए जो आपको इनकम रिसीव हो रही है दैट इज अ रॉयल्टी। इंटरेस्ट आपने कैपिटल दिया है प्रोडक्शन यूनिट को, उसके लिए जो पेमेंट मिली है वो इंटरेस्ट कहलाएगा। प्रॉफिट क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे अगेन ये तीनों को ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ओके, हो सकता है कि मेन हेडिंग ही हो तो हमें इनको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कब ढूंढना है इनको? जब ये मेन हेडिंग नहीं है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ की जाती है? इस पार्ट में की जाती है। इसको हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था प्रॉफिट को, जब रिटेन्ड अर्निंग की बात हो रही थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देती हूँ। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं। जो प्रॉफिट है उसकी 3 डिविजन्स हो जाती हैं। फर्स्ट डिवीजन दैट इज अ प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। ये वो हिस्सा है टैक्स प्रॉफिट का जो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में चला जाता है। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको हम डिविडेंड्स भी कहते हैं, और डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। लास्ट इज कॉर्पोरेट सेविंग्स। कॉर्पोरेट सेविंग्स को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये वो हिस्सा है प्रॉफिट का जो किसी को नहीं दिया जाता, फर्म के पास रहता है। ये फंड इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये 3 हिस्से हैं प्रॉफिट के। अगेन आपके पास इसकी 3 हेडिंग्स थी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पहले तो इसको ढूंढना है, ये नहीं मिली तो ये 3 मेन हेडिंग ढूंढेंगे, इनको प्लस करेंगे और ये आ जाएगा। 2 है, 1 है, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 ही पार्ट दिए हैं या 1 ही दिया है, 1 नहीं है, नो प्रॉब्लम। नहीं है तो हम 0 मानेंगे उसको। तो जब हमने ये तीनों देखे, तीनों मिल गए, तो आप उनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। अब मान लो प्रॉफिट जो है वहां वो अलग अलग डिवीजन में दिया हुआ है, अलग डिवीजन में दिया तो फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब ये प्रॉफिट वाला हिस्सा आपके पास आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे इस पार्ट में, इसी एरिया में कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की जाती है और बच्चे इसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है इसके भी फर्दर डिविजन्स है। क्या प्रॉफिट एक साथ दिया है या डिविजन्स में दिया है, वो चेक करना है। अगर एक साथ दिया और डिविजन्स भी दिए हैं तो ये डिविजन्स नहीं लेनी, सिर्फ मेन हेडिंग लेनी है। ओके, तो ये हमारा था सेकेंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। एक और कंपोनेंट बचा हमारा जो ऐड होएगा, वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी फैक्टर इनकम की बात कर रही हैं। अब उसको मिक्स्ड इनकम क्यों बोला गया? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, अपनी लैंड यूज कर रहा है, अपनी कैपिटल यूज कर रहा है, खुद ही वहां पे एज ए लेबरर काम कर रहा है, खुद ही एज ए एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले रहा है, रिस्क ले रहा है। तो उसको जो इनकम हो रही है वो 4 फॉर्म्स में ही हो रही है। इनकम जो वर्क के लिए हो रही है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम इसको सेग्रीगेट कर सकें अलग अलग हेडिंग्स में। तो इसीलिए हम उस इनकम को कलेक्टिवली, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में काउंट करते हैं। अदरवाइज तो हम नहीं, तो इन हेडिंग्स में उनको डाल देते। तो जब आप ये तीनों मेन कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो हमारे पास एनडीपीएफसी आएगा। अब आप एनडीपीएफसी तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारा लास्ट टारगेट है इसको एनएनपीएफसी बनाना। तो यहाँ पे सिर्फ डी को ही चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसमें हम प्लस करेंगे NFIA, जो डोमेस्टिक को नेशनल बना देता है। तो यहाँ पे हमारा इनकम मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कौन सी इनकम ले रहे हैं? फैक्टर इनकम ले रहे हैं। तो अब इसको भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टेप वाइज करना है। ऐसे ही बॉक्स में डालो और फिर उनको ऐड करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाइए, ऐसे करना है। अब इसके भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो इनकम मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं हमें ध्यान में रखने हैं, जो गलती ना हो हमारे से इस मेथड को यूज़ करते हुए।
तो प्रिकॉशंस क्या है ऑफ इनकम मेथड? सबसे पहले हमें ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना है। ट्रांसफर इनकम लाइक स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, ये ट्रांसफर इनकम है, इनको नहीं लेना। ट्रांसफर इनकम जो वन साइड होती है, इसके लिए आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की, आपको ये इनकम फ्री में मिल रही है। दूसरा, आपने कोई सेकेंड हैंड कमोडिटी को सेल किया है, उससे जो इनकम मिली वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो इस सेशन में प्रोड्यूस नहीं हुई है। तीसरा, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल मीन्स छप्पर फाड़ के मिलना है, एकदम से अचानक से बहुत सारा पैसा मिला, जैसे आपकी लॉटरी लग गई। अगेन यहाँ भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई कमोडिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ये इनकम भी हमें ऐड नहीं करना है। इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, गैम्बलिंग वगैरह, उसकी इनकम को भी नहीं लेना है। नेक्स्ट इज, इसके अलावा आप शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जब आप इनको सेल कर रहे हो, उनको बेचने से जो इनकम हो रही है वो भी ऐड नहीं होगी, बिकॉज जब आप, दिस इज ओनली पेपर्स, तो ये पेपर एक से दूसरे के पास जा रहे हैं, ओनर चेंज हो रहा है, इस दौरान कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो जो भी इनकम इससे होगी आपको सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, वो इंक्लूड नहीं होती है इनकम मेथड में, क्योंकि हम इनकम को ही ले रहे हैं ना। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हुई हैं। तो लेकिन जो पर्सन इनको बिकवा रहा है, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, वो आपके लिए सर्विस दे रहा है, सर्विस क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए जो आप उसको ब्रोकरेज देते हैं वो ऐड होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तो था हमारा इनकम मेथड। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। हम नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे अपना थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू।